एक ऐसी औरत जो दुर्भाग्य की चादर ओढ़कर इस धरती पर आई, जिसने मां के दूध की मिठास नहीं चखी, उसकी मादकता नहीं जानी, एक आंचल में छिपकर दुनिया का सर्वोत्तम आनंद नहीं उठाया उसने। हाँ, उसकी मां उसे जनते ही मर गई थी और मां के साये के बगैर भी वो पली बढ़ी, और वो भी पिता के कठोर अनुशासन में। ऐसा बहुतों के साथ होता है, उसके साथ भी हुआ। किशोरी हुई और पलक झपकते ही युवती। पिता ने खाते पीते घर में ब्याह दी। पति हिंदुस्तानी फौज में अदब सिपाही था। महीने भर की छुट्टी ले आया ब्याह रचाने, लेकिन 15 दिन बाद ही उस नव परिणीता की भीगी पलके पहुंचकर चलता बना, और ऐसा गया कि फिर कभी नहीं लौटा। मां के साये से मरहूम औरत अब पति के साये से भी मरहूम हो गई। इसे भी वो झेल लेती शायद, लेकिन बात उड़ने लगी कि उसे गर्भ रह गया है। अब ना जाने लाल जोड़ा पहनने के बाद कि पहले। राजदार तो चला गया, अब लोगों की जुबान कौन सीले। जुबान बाहर वालों की सीली जा सकती है, लेकिन घर में सास ननंद की अपेक्षा और ताने टहूकों का क्या जवाब था उसके पास। कैसे समझा पाती कि किस नामालूम विपत्ति की शिकार हो गई वो। पिता के नियंत्रण ने कभी सहेलियों के बीच भी एकांत के क्षण नहीं गुजरने दिए थे, पर इस बात पर यहां कौन यकीन करेगा। सच तो लोग स्वीकारते ही नहीं हैं। जान चुकी थी वो। इतनी मुश्किलों को सहने के बाद उसने अपने पिता को मिन्नतों भरा खत लिखा कि तुम्हें विश्वास ना हो तो हलाल कर दीजो, पर मुझे इस कैद से छुड़ा लो। मैं अपनी माँ की कोख से जन्मी, यही अपराध था मेरा। अब इस अपराध की कितनी सजा दोगे मुझे। पर कुछ भी हो और कैसा भी खत गया हो, उसका पिता एक भारतीय बाप था, जो लड़की के जन्म का साथी होता है, उसके भाग्य का नहीं। 7वें फेरे के बाद उसका भार सर्वथा उतर जाता है। बेटी जियो तो अपने भाग और मरो तो अपने भाग। तो उस औरत ने प्रसव तक का समय गर्दन झुकाए झुकाए काटा कि कहीं चांद तारों ने भी भेद भरी मुस्कान बिखेर दी तो क्या कर लेगी वो। बुरा या भला कैसा भी हो, समय तो हमेशा पर लगा के उड़ा करता है। औरत अपने प्यार, समर्पण या कह सकते हैं रिवाज की सौगात सहेजे शहीद कॉलोनी के क्वार्टर में आ बसी। मायके ने उसे छोड़ा और वो ससुराल छोड़ आई थी। पति की विरासत, पेंशन और क्वार्टर उसके जीवन की नाव को थोड़ा खींच पा रही थी। वो अब थोड़ा संतुष्ट थी, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य चिड़िया की आंख उसके आगे थी। सो बेटे को ज्यादा से ज्यादा सपूत बनाने के लिए उसने सिलाई सीखी, बुनाई सीखी और अपनी जवानी को ताक पर रखकर मजदूरों की तरह काम किया। इतना कि उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सका, बहुत ऊंची दस्तकारी सीख सका और जवान होकर उसके पति सा सुरखरू और कदावर मर्द बन सका। उसकी रगों में निसंदेह अपने बाप का ही खून था, पर उस खून को पक्की किंदूरी सी रंगत और यान के इंजन सी तेजी उस मेहनतकश औरत की जवान उम्र ने दी थी, और वो इसे हमेशा सहेजती गई। और अब जाकर इस औरत के चेहरे पर संतुष्टि का घृत चमकता था। वो जब भी अपने बेटे को आंचल में छिपाकर सुलाती थी तो इतना शांत होती मानो सांझ का संकेत पाकर बरगद के नमूदार पत्ते यकायक निस्पंद हो गए हैं। वो अपने बेटे को पोर पोर ढक लेती, जिससे वो धरती की धड़कन तक न सुन सके। सितारों की पदचाप से कहीं उसके सतरंगी सपने न टूट जाए, हवा की नजर न लग जाए उसे। गुजरे क्षणों का व्यूह कभी भावी सुख बनकर आता है और आदमी भूल जाता है कि दुख कैसा था। वो था ही नहीं, वो जो भी था भ्रम था। सच तो आज है जो कि उसके सामने खड़ा है, सुनहरा और चमकदार। औरत ने अपनी सहेली की एक बिटिया अपने बेटे के लिए चुन ली थी। वो सोचती कि अब इन दोनों की छाया मुझे अंगुल अंगुल ढक लेगी, और वो भूल जाएगी कि ये वही औरत है जिसे बचपन में माँ की गोद नसीब नहीं हुई और जवानी में पति का प्यार। वो सोचती कि अपने पोते पोतियों के साथ अपना बचपन फिर से याद करेगी। अब घड़ी आ गई है। वो आत्मविभोर सी पक्के अमरूदों का गुच्छा देखती रहती। ये पेड़ उसके बेटे की उम्र का था। एक दिन उसने अपने मन की बात कह दी, और वो कह दी, मुझे एक बहू की सख्त जरूरत है बेटा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, अब कोई काम देखो, मेरी जगह लो और मैं तुम्हारी जगह लूंगी। बेटे ने कंधे से झूलती अपनी मां को परे सरका दिया। संकोचवश प्रौढ़ा के सौम्य चेहरे पर लाज की हल्की लाली उतर आई। उसे लगा कि उसकी उम्र अचानक कई वर्ष पीछे खिसक गई है
और उस बिंदु पर जाकर ठहर गई जहां उसने पहली और आखिरी बार एड़ियां रची थी। वो आत्मविस्मृत सी अपना ही चेहरा हथेलियों में लिए खड़ी रही। बेटा अपने काम से निकल गया। औरत का मन पूरे वेग से हुमक उठा। उसे अपनी सहेली की लड़की बहू के रूप में दिख रही थी। सांझ गई, रात ढली और फिर अगले दिन का नया सूरज उसके आंगन में लाठी टेके खड़ा था। औरत ने रात के सपने में बार बार एक ही दृश्य देखा। इसी पोश में अचानक कोई शुभ मुहूर्त निकल आया है और ये बात वो दौड़ी दौड़ी सहेली से कह आई है। शहीद कॉलोनी के क्वार्टर में पहली बार ढोलक की थाप गूंज उठी है और वो किसी ब्याहुली सी ठुमक ठुमक नाची है रात भर। मगर अफसोस, ये एक सपना था। हकीकत में तो उसका अपना बेटा उसके सामने खड़ा था और बेटे से सटी खड़ी थी एक हाई फाई लड़की, जिसके कंधे से झूलता काला बटुआ, विदेशियों सी पोशाक और छोरों से छोटे छोटे बाल देखे। बेटे ने धीमे लेकिन निर्णायक लहजे में आशीर्वाद मांग लिया। रूबी तुम्हारी बहू है माँ। हमने कल ही कोर्ट मैरिज कर ली है। शाम की फ्लाइट है, हमें गोवा जाना है क्योंकि वो रूबी की ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है और इनके माँ बाप से आशीर्वाद भी लेने। इतना कहकर बेटा चुप हो गया और कहता भी क्या और किससे। इसकी माँ यानी वो औरत जो भाग्य की डोरी से लटकी अब तक कठपुतली सी नाचती रही थी, अचानक जड़ हो गई। फिर भी बेटे के जाते जाते उसका पल्लू आंसुओं से भीग गया। वही आंसू जो उसने अपनी मां की मृत्यु पर नहीं बहा पाए, पति की वर्दी लौट आने पर भी जिन्हें सहेजे रही, आज काम आ गए थे। उसका सारा धैर्य और शक्ति जिन आंसुओं में कैद थी, आज बह गए। बेटे ने पैर पकड़कर समझाया, माँ यहाँ पर मेरी प्रगति रुक जाएगी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे? हम पर रहम करो, हमें अपना दाना चुगने दो। अब हमें भी कुछ नया करना है जिंदगी में। और आप भी जानते हैं कि वैसे भी मेरे लायक यहाँ कुछ है नहीं। पैरों में मोह की जंजीर मत बांधो माँ। और वैसे भी कितने ही लोग हैं दुनिया में, अपना मन रमाने के लिए कोई किराएदार रख लेना। बात आई गई हो गई। अचानक 20 बरस बाद औरत फिर एक बार निपट अकेली पड़ गई थी। उसका बूढ़ा खून खांसी की तरह रुक रुक कर चलने लगा था। अब उसके पास जेठ के दिन और पौष की रातें थी और था इस खाली समय को भरने अतीत का लेखा जोखा। उसकी क्यारी के फूल मुरझा गए थे क्योंकि उन्हें सींचना छोड़ दिया था उसने। शहतूत का पेड़ चांदनी रात में भी विराट दाने सा रूप धरकर उसे कंपा देता। इस बार के अमरूद बहुत कसेले थे और जब इन सब से घबराकर वो अपनी डोर ईश्वर से बांधने हरिद्वार जाने वाली थी तो उसके दरवाजे ने अचानक आवाज दी, कोई है यहाँ पे? माताजी किवाड़ खोलो। उसने आंखें फाड़कर महसूस किया कि वो जाग रही है। उसने गर्दन झटक कर विश्वास जगाया कि वो कोई सपना नहीं देख रही और उसने बढ़कर चिटकनी उतार दी। एक पल को तो रोमांचित हो उठी कि उसका बेटा सामने खड़ा है, लेकिन फिर बूढ़ी आंखों को खुद पर रहम आया। पसोपेश में पड़ी वो खड़ी रही। अगर कुछ कहती तो गला भर जाता। सामने एक युवक खड़ा था। उसने विनम्रता से पूछा, नमस्ते माताजी, आपका मकान खाली है क्या? मैंने सुना था आपका मकान खाली है तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे किराए पर कमरा चाहिए था। औरत खामोश खड़ी रही और सिर्फ नाम में गर्दन हिला दी। युवक गलत खबर पाने का अफसोस करके वहां से चला गया। तब वो औरत सोचती रही कि जिन्हें मकान दिया था वे तो छोड़कर चले गए। तुम ये वीरान मकान लेकर कहाँ रहोगे बेटा? कितने दिन रहोगे इसमें? ईंट पत्थर का ही नहीं, मेरे तो हाड़ मांस का भी मकान खाली है। पर यह किसी को रास नहीं आया। ईश्वर ने इसे निर्जन खंडहर रहने के लिए ही बनाया था शायद। कहने को तो कह दिया और वह युवक भी चला गया। लेकिन औरत को उस रात नींद नहीं आई। वो बराबर सोचती रही कि हरिद्वार जाकर भी मन रमेगा मेरा? उन अपरिचितों के बीच भला कब तक खुद को गुमराह करेगी? जिंदगी कोई पल भर का सवाल नहीं है, न जाने कितनी लंबी उम्र काटनी पड़े। इस तरह भला भटकने से सुख मिलता होता तो सारी दुनिया भटक गई होती। जब मौत के ही दिन पूरे करने हैं तो क्या उत्तर और क्या दक्षिण? नहीं, अब वो कहीं नहीं जाएगी। एक निश्चय हुआ और जैसे उधार सी जिंदगी शुरू हो गई। अगले दिन औरत बाजार से जरूरत का सामान खरीद रही थी। जिस दुकान से सामान खरीद रही थी उसी दुकान की गद्दी पर बैठा एक युवक गर्दन झुकाए डेस्क पर फैले बही खातों में बुरी तरह भिड़ा था। औरत ध्यान से देखती रही और वह पहचान गई थी
कि जिसे उसने मकान नहीं दिया था ये वही लड़का है। थोड़ी देर बाद युवक ने आंखें उठाई और वो हैरान हो गया। माताजी आप? लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। औरत ने बात काट दी। तुम्हें मकान मिल गया क्या बेटा? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। फिर कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पास में हॉस्टल में रहता हूँ। वो दूर पड़ता है और रात भी हो जाती है तो आने जाने में दिक्कत रहती है माताजी। पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, और ट्यूशन भी। आपका मकान खाली हो गया क्या? औरत फिर एक बार खामोश खड़ी रही। काश उसका अपना बेटा भी इसी लड़के की तरह कुछ भी करके अपने देश में ही उसके पास बना रहता। लड़के ने एक बार फिर से पूछा। औरत अचकचाई, पर भीतर का सच अनायास ही चेहरे पर आ गया कि मकान खाली हुए एक युग बीत गया। कौन है जो उसे आबाद करे? और अगले दिन अपनी छोटी सी गृहस्थी, सिर्फ एक बिस्तर बंद और किताबों का झोला लेकर वो लड़का उसके मकान में आ बसा। एक खिड़क में रहते रहते दो जानवर भी अपना मरकहापन छोड़ देते हैं, और फिर ये तो इंसान थे। ऐसे इंसान जो अतृप्त थे कि उनका स्नेह घट सुख जरूर गया था पर उखटा नहीं था। औरत उसका भोजन बना देती और हाथ से परोस कर खिलाती, और जब ऐसा होता तो युवक को लगता कि अम्मा ने उसमें अपना हृदय उड़ेल दिया है, तभी इसमें इतनी मिठास है। वो आत्मविस्मृत सा सोचता, हो ना हो यही औरत मेरी सगी माँ हो, इस जन्म की ना सही पिछले जन्म की, लेकिन इस राज को वो राज ही बनाए रखेगा। और जब संयोग से माँ मिल ही गई है तो उसका दामन अब ये कभी नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर भी नहीं। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, उसने डरते झिझकते अम्मा की हथेली पर कुछ रुपए रखे। अम्मा, मकान किराया। औरत ने थोड़ी देर तो उसे घूर कर देखा और फिर हंसकर बोली, इतने से काम नहीं चलेगा। घर खर्च कैसे चलाती हूँ मुझसे पूछो। लड़का अपनी पहल पर शर्म से नजरें झुकाने लगा। पॉकेट से कुछ और रुपए निकाले। अपनी हिचक छुपाने के लिए थोड़ा चढ़े स्वर में बोला, अभी इतने रख लो, फिर और कमाऊंगा तब दूंगा। औरत ने बात पलट दी, इन्हें तू ही रख, पेंशन बंदी है मुझे तो। लड़का हार गया उसकी हेकड़ी पर। ममता के आगे कौन नहीं हारा। औरत के चेहरे पर रौनक वापस आने लगी। उसके आंगन के पीले पीले अमरूदों पर लाल लाल चित्तियां चढ़ने लगी। गुलाब का चेहरा पुरजोर गुलाबी होकर उसके हृदय सा दमकने लगा। शहतूत फिर लद गया, नन्हे नन्हे खट्टे मीठे फलों से। औरत बड़ी करुणा से प्रार्थना करने लगी अपने विधाता से कि अब कोई उससे ये लड़का ना छीने, भले ही उसकी उम्र की 1-2 दहाई हटा दे। हाँ, वो लड़का भी बड़ा अजीब था। गर्मियों की छुट्टियों में भी अपने घर नहीं लौटा। माँ बाप ना सही, चचा ताऊ तो होंगे, आखिर कोई ना कोई तो होगा, लेकिन नहीं, और हरगिज नहीं, वो अम्मा का साथ एक पल को ना छोड़ता। कितनी विचित्र बात थी। उसने अम्मा के साथ बड़ी पापड़ बनवाए, सारी दोपहरी बिना पल के झपकाए रंग बिरंगी दहिया बनवाई। अपने साथ गेहूं बिनवाते और रोटियां सिकवाते देख औरत ने बनावटी रोष से टोका, तुझे तो लड़की होना चाहिए था, किसी का घर तो मटता। लड़का मुस्कुराकर टाल गया, मेरा इतना ही ख्याल है तो बहू क्यों नहीं ले आता। औरत ने एक बार फिर डरते डरते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन लड़का फिर मुस्कुराकर टाल गया। कुछ रोज के अंतराल के बाद औरत ने फिर कहा। आखिर जब वो हाथ धोकर पीछे पड़ ही गई तो उसने लड़कियों की तरह मुंह छिपाकर लाद से भीगी कांपती आवाज में कहा, तुम कोई लड़की तो ढूंढो। और औरत के चेहरे की रंगत बदल गई कि उस पर लाल पीले टेसू और सेमल के फूल खिल गए। उसका दिल बिल्लियों से उछलने लगा। वो चादर ओढ़कर दौड़ी दौड़ी फिर गई एक बार अपनी सहेली के घर और अपनी बहू को अंक में भरकर बेहोश होने लगी। शहीद कॉलोनी का वो क्वार्टर बंदरवारों से सज उठा। देखते देखते वो बहू बेटे की हो गई। औरत भूल गई कि कभी वो बिन माँ की बच्ची थी, कि उसका पति सिर्फ एक रात का मेहमान बनकर इस दुनिया से उठ गया था। वो अपने मुंह बोले बेटे और बहू की बेलैया लेती थकती नहीं थी। उसकी क्यारी के मुरझाए फूल फिर से प्राकृतिक रंगों का बाना धरकर पराग बिखेर उठे थे। स्वर्ग के सारे सुख उतर आए थे उसके आंगन में। बेटा सपूत था, जो भी कमाकर लाता उसकी हथेली में धर देता। और बहू लक्ष्मी थी, घर यत्न से संभालती और दिन की शुरुआत सास की चरण वंदना से करती थी। अब औरत की एक ही तमन्ना शेष थी कि जल्दी से पोते का मुंह देखे और अपना बिसरा बचपन दोहराए।
जीवन का आखिरी मकसद और पूरे जीवन की मधुर साध इसी अलभ्य फल को पाने की होती है। यौवन ढलने के बाद ममता के फिर नए अंकुर फूटते हैं। कैसी विडंबना है भाग्य की। औरत इसी मुराद को पाने अगणित कल्पनाएं जुटाने लगी और तब एक दिन उसके अपने बेटे का खत आया। लिखा था, प्यारी अम्मा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हम तुम्हारे पास लौट कर आ रहे हैं। शहर में समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा है और ऐसे में शहर खाली कराया जा रहा है। धंधे रोजगार सब चौपट हो गए हैं। अगर तुमने किराएदार रख लिया हो तो उसे निकाल देना। औरत अपने पलंग पर ढह गई। अचानक उसके शहतूत की पत्ती पत्ती झर गई थी। उस सुबह सूरज की सुनहरी किरणें उसके आंगन में नहीं फैली थी। उसके क्वार्टर के भीतर और बाहर जमा लोगों के चेहरों पर हैरत और आंखों में आंसू थे। और शहीद कॉलोनी का वो क्वार्टर उसके मुंह बोले बेटे और बहू की करुण सिसकियों से गूंज रहा था।